इंटेल को एक टाइम पर कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता था। देखिए 1990 में इंटेल का रेवेन्यू था $3.9 बिलियन और 2000 में इंटेल का रेवेन्यू था $33.7 बिलियन। मतलब सिर्फ 10 साल में 8x ग्रोथ। लेकिन फिर AI आया और अचानक से गेम बदल गया। एनवीडिया AI चिप्स का किंग बन गया। AMD ने CPU मार्केट में प्रेशर क्रिएट किया और इंटेल ने अपने आप को ऐसे बिजनेस में पाया जहां उसकी पुरानी स्ट्रेंथ काफी नहीं थी। लेकिन 2026 में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। इंटेल का स्टॉक 165% रैली कर चुका है। इन्वेस्टर्स दोबारा इंटेल पर बेट लगा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इंटेल वापस से कमबैक कर पाएगा? नाइनटीन 1969 में इंटेल मेमोरी चिप्स बना रहा था और उस वक्त में मेमोरी चिप्स डेटा स्पीड को बढ़ाने के लिए एडवांस्ड सुपर पावर कंप्यूटर्स में और कैलकुलेटर्स में यूज हुआ करती थी। लेकिन फिर इंटेल ने मेमोरी चिप्स से हटकर माइक्रो प्रोसेसर्स पर फोकस करना स्टार्ट किया। ये कंप्यूटर्स की मेन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं, जिन्हें हम आज की डेट में i5 या i6 प्रोसेसर्स के नाम से जानते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 1974 में इंटेल अकेला DRAM चिप्स का 82% मार्केट शेयर ओन करता था। मतलब 100 DRAM चिप्स में से 82 DRAM चिप्स इंटेल के होते थे। लेकिन फिर अचानक से फॉरेन कंपटीटर्स ने, स्पेशली जापानीज कंपनीज ने, इस मेमोरी चिप मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन क्रिएट किया और इसी वजह से जो इंटेल का DRAM मार्केट शेयर था, जो 1974 में 82% हुआ करता था, वो 1984 में 82% से 1.3% ही रह गया। देखिए उस टाइम में जो पर्सनल कंप्यूटर्स हुआ करते थे, ये कोई मास प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन 1981 में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर यानी कि अपना PC लॉन्च किया और गेस व्हाट, IBM ने जो इंटेल का 8088 वाला प्रोसेसर था, उसको अपने PCs में यूज करना स्टार्ट किया। और ये इंटेल के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अगर IBM का PC सक्सेसफुल होता तो उसके साथ ही जो इंटेल का चिप्स था वो भी सक्सेसफुल होता और उनके कंप्यूटर्स के साथ वो भी पॉपुलर हो जाता। और ऐसा ही हुआ, IBM का जो PC था वो पॉपुलर हो गया और इंटेल का चिप भी पॉपुलर हो गया। और जो दूसरी बाकी कंपटीटर्स कंपनीज थी, उन्होंने भी PC बनाना स्टार्ट कर दिया और उन PCs में भी इंटेल का चिप्स यूज होने लगा। और उन्हीं कंप्यूटर्स के अंदर छुपी एक छोटी सी चिप को इंटेल ने एक ब्रांड बना दिया। लेकिन दोस्तों कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब आता है AI रिवॉल्यूशन। 1980s में बैक प्रोपगेशन ने न्यूरल नेटवर्क्स को मल्टीपल लेयर्स के थ्रू लर्न करने का प्रैक्टिकल मेथड दिया। AI एक आइडिया था, लेकिन AI को पावरफुल बनाने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं थे। AI को पावरफुल बनाने के लिए डेटा की जरूरत होती है। AI को लर्न करने के लिए ह्यूज अमाउंट का डेटा चाहिए। इंटरनेट एक्सपेंशन के साथ साथ फोटोग्राफ्स, वीडियोस, टेक्स्ट और अदर डिजिटल डेटा मैसिवली इंक्रीज हुआ और इसी एनवायरनमेंट में इमेजनेट डेवलप हुआ। AI के पास अब लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे डेटा को आखिर प्रोसेस कैसे करें। और यहाँ पर कंप्यूटिंग पावर बोटलनेक बन गई। AI मॉडल्स को ट्रेन करते वक्त मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस रिपीटेडली परफॉर्म करने पड़ते हैं और बहुत सारी कैलकुलेशंस पैरेलल की जाती हैं और यहीं पर GPU इंपोर्टेंट हो गया। देखिए GPU एक प्रोसेसर है। GPU ओरिजिनली ग्राफिक्स के लिए डिजाइन हुआ था। ग्राफिक गेम्स में इमेज के अंदर मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं और GPU को बहुत सारे सिमिलर कैलकुलेशन परफॉर्म करने होते हैं और इसीलिए GPU नेचुरली पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड था। और AI में भी बहुत सारे कैलकुलेशंस एक साथ करने होते हैं, इसीलिए GPU AI के लिए परफेक्ट था। और इसी अपॉर्चुनिटी का एनवीडिया ने जम के फायदा उठाया। उसने GPU को सिर्फ ग्राफिक्स के लिए यूज नहीं किया, उसने जर्नल कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के लिए GPU को काम में लिया। देखिए 2025 में AI का बूम आया और जो कंपनीज थी उनको AI को चलाने के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की नीड थी। देखिए पहले होता क्या था, जो डेटा सेंटर्स हुआ करते थे उनमें CPU बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और CPU मार्केट में इंटेल का नाम भी था। लेकिन फिर AI आया और पूरा गेम चेंज हो गया। जनरेटिव AI के वर्कलोड काफी हेवी होते हैं और उसके लिए CPU से ज्यादा GPU सूटेबल होता है। तो फिर कंपनीज ने कहा कि हमें CPU नहीं बल्कि पावरफुल GPUs चाहिए और यहीं पर ही एनवीडिया ने मौके का फायदा उठाया। देखिए एनवीडिया के GPU प्लस CUDA सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम ने डेवलपर्स को एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म दे दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि AI बूम आया और GPU की डिमांड एक्सप्लोड कर गई और एनवीडिया को मैसिव बेनिफिट हुआ।
देखिए एआई बूम तो आया, लेकिन जो इंटेल का ट्रेडिशनल सीपीयू बिजनेस था उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला। देखिए हमने ये तो जान लिया कि इंटेल एआई बूम का बेनिफिट क्यों नहीं ले पाया, लेकिन अब ये समझते हैं कि इंटेल का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था वो कैसे प्रेशर में आ गया। देखिए इंटेल सिर्फ चिप्स डिजाइन नहीं करता था, वो चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग भी करता था। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एनवीडिया अपनी चिप्स को डिजाइन खुद करता है, उनको मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए वो TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हेल्प लेता है। यानी कि जो उसकी चिप्स होती हैं उसको ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन इंटेल क्या करता है, वो अपनी चिप्स को डिजाइन भी खुद करता है और मैन्युफैक्चर भी खुद करता है। और एक्चुअली में यही मॉडल उसकी बिजनेस का स्ट्रेंथ था। लेकिन जो मॉडर्न सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। एडवांस फेब्स बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए थे और टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली एडवांस हो रही थी। अब देखिए TSMC ने सालों से दुनिया भर के चिप्स मैन्युफैक्चरिंग किए, एप्पल के लिए, एनवीडिया के लिए और AMD के लिए। मतलब TMC के पास बहुत सारे कस्टमर्स, ह्यूज प्रोडक्शन वॉल्यूम और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस था। और अब इंटेल को एक नया चैलेंज फेस करना था, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बनाना और दूसरी कंपनीज को ये कन्विंस भी करना कि अपनी चिप्स हमारी फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर करवाएं। मतलब इंटेल को अब TSMC के अगेंस्ट में रेस करनी थी और यही रीजन था जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रेशर में आ गई थी। देखिए इंटेल के पास पहले प्रॉब्लम क्या थी, इंटेल को कमबैक करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था क्योंकि उसे नए एडवांस्ड फैब्स बनाने हैं, AI चिप्स डेवलप करने हैं और इंटेल फाउंड्री को TSMC के कंपटीटर के रूप में बिल्ड भी करना है। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना एक्सपेंसिव है। लेकिन दोस्तों इंटेल का अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। देखिए 2026 में इंटेल का स्टॉक बहुत स्ट्रांगली रैली कर गया। इंटेल का स्टॉक 165% रैली करता है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। देखिए स्टॉक प्राइस हाई होगा तो कंपनी की मार्केट वैल्यू हाई होगी और इन्वेस्टर्स इंटेल के शेयर्स के लिए ज्यादा प्राइस देने को रेडी हो जाएंगे। इसीलिए इंटेल के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इंटेल का शेयर पहले 20 रुपए का था। अगर कंपनी को 100 करोड़ शेयर रेज करने हैं तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल 5 करोड़ शेयर्स, यानी कि उन्हें 5 करोड़ शेयर्स बेचने पड़ेंगे। लेकिन अगर शेयर प्राइस 100 रुपए हो गया और 100 रुपए को हम 100 से डिवाइड करें तो 1 करोड़ शेयर्स आते हैं। तो देखिए सेम पैसा रेज हुआ लेकिन कंपैरेटिवली कम शेयर्स इश्यू करने पड़े। इसी को हाई स्टॉक प्राइस का कैपिटल रेजिंग पावर समझो। अब इंटेल ने क्या किया, इंटेल ने 2026 में रफली $20 बिलियन के इक्विटी ऑफरिंग अनाउंस किया। यानी कि इन्वेस्टर्स इंटेल को पैसा देंगे, इंटेल नए शेयर्स देगा और इंटेल को फ्रेश कैपिटल मिलेगा और ये पैसा कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकती है। और यहीं पर वो स्ट्रेटेजीज आती है जहां पर उस कैपिटल को इंटेल स्मार्टली यूज करके अपना कमबैक कर सकता है। तो नंबर 1 स्ट्रेटेजी है AI। देखिए इंटेल को एनवीडिया का डायरेक्ट क्लोन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए AI इंटरफ्रेंस, एंटरप्राइजेस AI PCs, डेटा सेंटर्स, एक्सेलेरेटर्स। और उसका गोल ये होना चाहिए कि हर AI वर्कफोर्स के लिए एनवीडिया का GPU नहीं चाहिए। इंटेल को परफॉर्मेंस पर डॉलर पावर एफिशिएंसी और ओपन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर कम्पीट करना चाहिए। नंबर 2 आता है मैन्युफैक्चरिंग। यह है सबसे बड़ी बैट। मेरे हिसाब से इंटेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मनी, एडवांस पैकेजिंग और बेटर यील्ड्स। क्यों? क्योंकि इंटेल का यूनिक एडवांटेज ये हो सकता है US बेस्ड एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लस चिप डिजाइन प्लस पैकेजिंग। अगर इंटेल वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सक्सेसफुली कर लेता है तो उसके पास एक पावरफुल बिजनेस बन सकता है और वो बिजनेस होगा TSMC का अमेरिकन अल्टरनेटिव। नंबर 3 है एक्सटर्नल कस्टमर्स। देखिए फैब बना देना इनफ नहीं है, इंटेल को एग्रेसिवली कस्टमर्स चाहिए। AI कंपनीज, हाइपर स्केलर्स, ऑटोमेटिव, डिफेंस, नेटवर्किंग, चिप्स स्टार्टअप्स। क्योंकि कस्टमर्स आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फैब यूटिलाइजेशन होगा और कॉस्ट कम आएगी और बेटर इकोनॉमिक्स होगा। अगर एक्सटर्नल कस्टमर्स नहीं आए तो एक्सपेंसिव फैब्स बर्डन बन सकते हैं। और नंबर 4 है एडवांस पैकेजिंग। AI चिप्स इंक्रीजली चिपलेट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इंटेल को सिर्फ वेफर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कंप्लीट पैकेज ऑफर करना चाहिए। चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस पैकेजिंग और टेस्टिंग, यह इंटेल को डिफरेंशिएट पोजीशन दे सकते हैं। और नंबर 5 है सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। ये एनवीडिया के अगेंस्ट इंटेल की बिगेस्ट वीकनेस है। इंटेल को डेवलपर्स के लिए इजी SDKs, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स और टूल्स बिल्ड करने चाहिए। डेवलपर्स को इंटेल हार्डवेयर पर AI रन करना पेनफुल नहीं होना चाहिए। अगर हार्डवेयर पावरफुल हो और सॉफ्टवेयर डिफिकल्ट हो तो कस्टमर्स एनवीडिया चूज करेगा। और यही कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको इंटेल को यूज करना चाहिए ताकि वो अपना कमबैक कर सके। आई होप इस बिजनेस केस स्टडी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।